बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है और उमूमन जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होता है वो पार्टी का सदर होता है। शहबाज शरीफ हमारे पार्टी के सदर हैं, तो वो भी आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुफ़ाहमत की पॉलिसी अपना ली है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब माजी में शहबाज शरीफ साहब के मुतादिद बयानात से इख्तलाफात करते नज़र आए। अब वो शहबाज शरीफ साहब को पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म उम्मीदवार कहते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। उन्होंने आज कहा कि मगरिब को हम अपना इत्तेहादी समझते थे, अमेरिका को हम अपना इत्तेहादी समझते थे, लेकिन वो हम पर बम बरसा रहे हैं। सारा मलबा अपनी नाकामी का पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी खारजा पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी कि वो अब मज़ीद किसी मगरिब या अमेरिका की तरफ से दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का रवैया उनकी अपनी हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, और क्या वो अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में अक्सरियत लेने का दावा कर दिया। जो सिंध में उन्होंने लॉ पास किया, उसको उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन पार्टी जिसको काला कानून कह रही हैं, उनका अपना मुंह काला होगा। उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत लेगी, हम साबित करके दिखाएंगे। तो क्या वाकई उनका जो एतमाद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो इस बात की गुमाजी कर रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से अपना पुराना वोट बैंक बहाल करवाने वाली है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब ने। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब, और सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और पहले बात शायद खाकान अब्बासी साहब के स्टेटमेंट की हो जाए। क्या आप भी यही समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ आ रही है? कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफाहमत ही करती रही है माजी में, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बात आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने की, मेरा ख्याल है बड़ी क्लैरिटी है। जो इधर बातें होती रही कि नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी, पता नहीं क्या क्या होता रहा, लेकिन पॉलिटिक्स में मैसेजिंग होती है। बड़ा मैसेज दिया शायद खाकान अब्बासी ने कि हम इकट्ठे हैं, हमारे अंदर कोई तफरीक नहीं है, हमारे अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिससे ये इम्प्रेशन लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून टूट रही है। और वैसे भी 3.5 साल से ये जो कोशिशें होती रही, मुस्लिम लीग नून का कोई सरकर्दा आदमी टूटा नहीं। तो इस हवाले से जितनी बातें की गई, जो अफवाहें फैलाई गई, वो तो सारी गलत साबित हुई। और अब अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको याद है मरियम नवाज साहिबा जब गिलगित इलेक्शन पे गई थी तो उन्होंने भी डायलॉग की बात की थी। अगर आपका मुफाहमत का इशारा उस तरफ है तो ये एक मुल्क है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ ऐसी बातें सुन के, जब ये की जाती है कि हमारा फ्रांस से टकराव होगा, वो फलां से टकरा जाएगा। वो एक मुल्क में रहते हैं भाई, मसाइल हैं हमारे मुल्क के, जो जो अगली बातें आप करेंगे बैठ के। इसलिए क्लैरिटी आ गई है कि कौन होगा मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा का उम्मीदवार। लेकिन फर्ज किया कल को मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं, कोई इस तरह के हालात बनते हैं, तो क्या फिर मियां नवाज शरीफ अगर जिस तरह 2008 में उनको उनके खिलाफ केसेस वापस लिए गए और दोबारा वो अहल हो गए थे, तो पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल है वन ऑड स्टेटमेंट डजंट डिफाइन एवरीथिंग। पॉलिटिक्स में बातें होती रहती हैं, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव भी आता। लेट्स टेक इन दिस वे। कमर चीमा साहब, इससे पहले भी जब जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इस बारे में सवाल किया जाता रहा, वो इसके जवाब ये देते थे कि नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे, वो पार्टी के कायद हैं, वो फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब होंगे। देखिए, के लिए अगर बात देखी जाए थ्योरेटिकली, तो पता तो यही चलता है कि नवाज है वो पार्टी की सदर भी नहीं है, और कल को अगर इलेक्शन पीएमएल जीत है तो वजीर आजम के कैंडिडेट तो नवाज शरीफ है, तो उसने गलत बात तो नहीं की उन्होंने। थ्योरेटिकली इस बात को देख, और प्रैक्टिकली भी यही बनता है कि उन्होंने इलेक्शन के तो शहबाज शरीफ साहब को ही देना, साहब भी यहाँ पे नहीं है,
मरीम नवाज के ऊपर भी केसेस हैं। हमजा का इतना काट नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठे हैं और सारे पुराने अंकल्स एमएलएन के जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें हमजा शहबाज शरीफ को एज ए कि जी वो क्योंकि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। कैसे है कि उन्होंने बात की और आपको पता है कि शाहिद अब्बासी जो है बड़े सियासतदान है, वो बड़ी खरी-खरी बातें कर देते हैं। तो जो उन्होंने रूटीन में ये बात की है, इसमें कोई इस तरह नहीं कि उन्होंने अपना कैंप बदला है। और दूसरी बात ये है कि जितनी सेक्रेटरी या पार्टी या लीडरशिप होती है, इन चारों के मसले रहते हैं, एक कैंप में ही बदलते पड़ते हैं, कभी इस कैंप, कभी उस कैंप में जाना पड़ता रहता है, सिचुएशन डेवलप होती रहती हैं। और दूसरा ये है कि इनका इम्तिहान भी तो बड़ा सख्त है ना, लॉयल्टी देखी जाती है, पहले नवाज शरीफ से लॉयल्टी, फिर मरीम नवाज से लॉयल्टी की, शहबाज शरीफ से लॉयल्टी की, फिर आप हमजा अलहदा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको दी जाए। तो ये इनके लिए चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन थेरेटिकली और प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल जो नवाज की बात की है। लेकिन सलमान आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमर चीमा साहब से भी इस बारे में बात करेंगे मज़ीद। शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट किया। ऐसा भी तो होता नज़र आता है। उनके पत्थर पत्थर के फैसले के साथ मामला है उसके, और जो कोई इसे कहते हैं कि शहबाज शरीफ के नज़र के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब के नाम से सरकार कोई प्रभाव हो रहा है उसके पॉलिटिक्स में, मैं नहीं समझता कि अभी डिस्कशन जो है वो सामने आई है कि फैसला तो बिल्कुल करना है, शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि वो अपने मुतबादी के तौर पर शहबाज शरीफ पर हाथ रखते हैं या मरीम नवाज की क्यादत पर हाथ रखते हैं। लेकिन बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि वो मामला को लेकर आगे बढ़े, लेकिन उसमें बड़ी रुकावट है कि मरीम नवाज पता करती है कि इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर खानदान की विरासत करती है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम आगे आए, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं और मेरा बेटा आगे करें। ये लड़ाई को बुनियादी तौर पर जो है राइट। सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट आया, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। पराचा साहब, माजी में हमने ऐसा देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आई है, और माजी के करीब में बहुत ज़्यादा हम पीछे नहीं जा रहे हैं। पहले तो मुफाहमत थी, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि मुफाहमत की तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही है। जो वोट को इज़्ज़त दो या फिर इदारों से टकराव की बातें या देखने में नज़र आ रहा था, उस सूरत हाल से वो पीछे होते नज़र आ रहे हैं। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें आप मैसेजिंग करते हैं, आप इसमें एक जेस्चर देते हैं, आप एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, फिर मैं एक और मरीम नवाज शरीफ का बयान आपको याद दिलाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कॉन्फ्रंटेशन करेंगे तो हम किसी मफाहमत की तरफ जाएंगे। तो ये मैसेजिंग है, मैसेजिंग टफ हो रही है, और उस टफ मैसेज में वैसे मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, बड़े विस्पर होते हैं, बड़ी रूमर्स आती रहती हैं, लेकिन जब तक चीज़ें फाइनल शेप में नहीं आती उस वक्त तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। मसलन अगर रूमर्स की बात की जाए तो एक वफ्त, एक डेलीगेशन लंदन गया हुआ है या गया हुआ था, वहाँ किसकी क्या मुलाकातें हो रही हैं ये तो मैं ज़्यादा तफसील नहीं जानता, और ना ही मैं कुछ प्री मैच्योर बात करना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि वहाँ बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, पैगाम रसानी हो रही है बाकायदा, कुछ लोग मैसेज लेकर गए हुए हैं, कुछ वहाँ पर बैठे हैं, वो मिल रहे हैं आपस में। उस तनाजुर में अगर इस बयान को देखा जाए तो ये बड़ा मीनिंगफुल बयान है। फिर तो मुस्लिम लीग नून ने अपना एक कैंडिडेट पेश कर दिया ना आज के, मियां शहबाज शरीफ कैंडिडेट होंगे। अब उसके ऊपर सवाल ये भी पैदा होता है कि उनके खिलाफ केसेस हैं, वो कहीं जेल चले जाते हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जो आपने शुरू किया कि मफाहमत की तरफ जा रही है, तो अगर मफाहमत की तरफ जा रही है ये पार्टी तो फिर कौन जेल जाएगा, क्या केसेस चलेंगे? इफ्स एंड बट्स के माहौल में यही पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में मैसेजिंग की जाती है, दबा के मैसेजिंग हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आखिर सडनली क्या हुआ कि वो इतने एग्रेसिव नजर आ रहे हैं? फिर करप्शन की बातें होना शुरू हो गई, दरमियान में तो नहीं हो रही थी। अब कल परसों से प्राइम मिनिस्टर भी करप्शन की बातें कर रहे हैं कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर उनके वज़रा, वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वज़रा वही फॉलो करेंगे।
तो क्या कोई वाकई कुछ ऐसी हलचल है पॉलिटिक्स में जिसमें सब बोल रहे हैं, बिलावल अपनी जगह पे बोल रहा है, शायद खाकान अब्बासी ने अपना उम्मीदवार सामने कर दिया। यकीनन जो रूमर्स हैं कहीं ना कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी बातें आ रही हैं बाहर। सलमान आबिद साहब, आप भी यही समझते हैं? माजी में शहबाज शरीफ साहब के बयानात से इख्तलाफात करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी आज शहबाज शरीफ को ही ये कह रहे हैं कि वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। कहा है कि इस वक्त खास तौर पे बहुत से लोग जो हैं, जैसे पराठा साहब ने कहा कि एक जैसे रूमर जो है वो चल रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई मुहिम जोई जो है इस वक्त उसका इम्कान नहीं है। जो भी मामला तय होंगे 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में तय होंगे, और शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सब लोग 2023 के इंतखाबात के अंदर चलें, अपनी नई सफबंदी जो कर रहे हैं। पराचा साहब ने कहा आप उसे 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में ही ले लें, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया, मुफाहमत की तरफ आ गए? नहीं, अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसा कोई ऐलान जो है पीएमएलएन ने किया। खाकान अब्बासी साहब तो खुद उम्मीदवार हैं और वो नवाज शरीफ कैंप का हिस्सा है, वो शहबाज शरीफ कैंप का तो हिस्सा ही नहीं है। शहबाज शरीफ के कैंप के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, मेरा ख्याल है खाकान लेकिन अब्बासी साहब ने लेकिन जो बात की है वो सिर्फ इस सलमान सूरत में आबिद की है। साहब, यही तो सवाल है। आज यही खाकान अब्बासी साहब इख्तलाफात करते नजर आते थे, लेकिन आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वो हमारे तो वज़ारत इसी उज़्मा वजह के से ना, देखिए ना, अगर पाकिस्तान में कोई मामला तय होगा मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही तय हो सकता है ना। वो नवाज शरीफ साहब के साथ तो तय नहीं होगा, ना मरियम साहब के साहबा के साथ कुछ तय होना है। तो अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है अगर शहबाज शरीफ के फिर जो हाथ में है, पराचा साहब ने तो कहा आप मामला उससे भी तो डिसएग्री उन्हीं से करते तय हैं? होगा ना। जो पराचा साहब ने अभी बताया कि एक समझ लें खबर दी है, आप उससे डिसएग्री करते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुलाकातें नहीं नहीं, हो रही मैं नहीं, लंदन में? नहीं, मुलाकातें, देखिए, मुलाकातें तो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान राब्ते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फौज के अंदर हमेशा से प्लान, एस्टैब्लिशमेंट में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह के प्लान मौजूद होते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इन तमाम मुलाकातों से तमाम मामला तय हो चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कोई मामला तय हो चुके हैं। गुफ्तगू शनीद जारी होगी। यकीनी तौर पर जो है ना, सियासतदान जो है वो अपनी मर्जी का नतीजा निकालना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का नतीजा निकालना चाहते हैं। लेकिन इस सारे खेल में वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया, वो बोर्ड को इज्जत दो, वो पार्लियामेंट को इज्जत दो, वो पार्लिमानी सियासत को मुस्तहकम करने की सारी बहस जो है वो तो फिर बेमानी हो गई ना। फिर तो सारी बात समझ आ गई कि इक़्तिदार की लड़ाई की वो चाहे फौज के साथ मिलकर लड़ी जाए, वो इधर से भी लड़ी जाए, कमर जैसे चीमा इक़्तिदार मिलता है वैसे मिलना चाहिए। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ये कैंडिडेट का सामने आना बड़ी मीनिंगफुल है, या फिर ये रिवायती बयान है? कमर चीमा साहब। जी जी, देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं, ये देखिए बयानिया तो नवाज शरीफ का चल रहा है बाय एंड लार्ज, बड़ा बयानिया नवाज शरीफ का चल रहा है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो पीएम ने अपना एक पॉलिटिक रोल आएगी, हाँ, टेक्निकल लेवल पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी जाएगी, मुफाहमत, छोटी मोटी चीजें कहाँ किसको मैनेज करना है वो अपना, लेकिन बड़ी, फॉर एग्जांपल, एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कैसे करना है, पीपल कैसे टेक ऑन करना है, रिसेंट जो वीडियोस आई हैं, ये जो के हवाले से एफिडेविट आया, ये जो चीजें, ये सारा, ये तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की मर्जी से आए हैं। हाँ, शायद शहबाज शरीफ साहब को बड़े पैमाने पे तो नवाज शरीफ साहब और मरियम की बात सुनी जाती है, वही पार्टी का बयानिया है असल। शहबाज शरीफ साहब का तो कोई बयानिया नहीं है, मुझे बताए ना। एज अपोजिशन लीडर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ रेस्पॉन्ड ऑपोजिशन लीडर है, तो वो इसी हद तक ही है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। सो मुझे देखिए, बड़ी देर से हम एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम साफ स्वाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपनी पार्टी के ऊपर। किसी की है वो पंजाब पर इतना कंपटीशन है, तो कोई एमएलए जीता हो या हारा हो, वो अपनी सीट छोड़ने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, तरीकाकार बदल गया सियासत। वो ये है कि उस लेवल पे आप पार्टी लीडर को उसे किसी न किसी जगह पे करते हैं और पॉलिसी पालन। राइट, अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज अमेरिका और मगरबी ममालिक पर काफ़ी ज़्यादा बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इतना कुछ किया
और उसके बावजूद भी पाकिस्तान को उसका रिवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा हम पर ही तमाम तर मलबा डाला जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि माजी में जब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगते थे या डूमोर का कहा जाता था, उस वक्त हुकूमतें पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं देती थी, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था। लेकिन अब इसका नुकसान होगा यूरोप को, अमेरिका को, क्योंकि भारत जो कर रहा है उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान ने जितना कुछ किया उसका क्रेडिट हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। शौकत पराठा साहब, ये इस तरह के बयानात नुकसानदेह भी हो सकते हैं उनके लिए? अब क्या कहा जाए, आईएमएफ किसके इन्फ्लुएंस में है, आईएमएफ किसके अंडर काम करता है, और फिर आप आईएमएफ से कर्ज भी लेते हैं जाकर, और बड़ा आपके गवर्नर साहब कहते हैं कि सब कुछ लिख के दे दिया हमने कर्ज लेने के लिए। फिर दूसरी तरफ फेटफ में मुल्क फंसा हुआ है, ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। फिर आप कहते हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन फिर उन्हीं के इत्तेहादियों के पास फिर पहुंच जाते हैं। वो 3 अरब रुपया, 3 अरब डॉलर रखते हैं आपके स्टेट बैंक में, 1.2 बिलियन डॉलर का ऑयल देते हैं। तो ये अपने लोगों को बताने के लिए तो बड़ा अच्छा है कि हम डट गए हैं, लेकिन बाहर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस तरह के बयानात मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं, मुल्क के लिए फायदा नहीं होते। हाँ, अगर आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप इतना कमा रहे हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी ना कि 6 अरब डॉलर के लिए गवर्नर साहब ने कहा, गवर्नर पंजाब ने, कि सब कुछ लिख के दे दिया। तो जब आपकी इकानमी की ये सूरत हाल हो तो फिर कम से कम ये बड़के मारने से, जो पंजाबी में कहते हैं बड़के मारने से गुरेज करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि जी एब्सोल्युटली नॉट। जब सवाल ही कोई और पूछे, आपने अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कहना है कि जी हम डट गए। अगर आप डट गए हैं तो फिर आप ये खामखा लोगों के पास मत जाए ना कि आपकी इकानमी को चलाएं। मसलन यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी प्लस दिया हुआ है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हुई हैं। इस वक्त तो मुल्क की अर्निंग है सिर्फ रेमिटेंसेज कहाँ से मिल रहे हैं? मोस्टली इन्हीं मुल्कों से मिल रहे हैं जिनके खिलाफ आप भड़के मार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ खारजा पॉलिसी को एक हमारे मुल्क में फुटबॉल बनाया हुआ है। ये एक टेक्निकल चीज होती है, लेकिन जिसका जी चाहता है वो बात कर लेता है, और उसका नुकसान क्या होता है, वो मुल्क ग्रे लिस्ट में आ जाता है। मुल्क के खिलाफ वो पाबंदियों की बातें कर रहे होते हैं, और अगर पाबंदियां ना हो तो फिर आईएमएफ के जरिए वो इतना टाइट कर देते हैं जिससे आपकी अपनी इकानमी वो स्क्यूज हो जाती है, उससे प्रेशर आ जाता है। तो बेहतर यही होता है कि बड़के मारने की बजाय जो हालात हैं रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहिए। बाकी तारीख है, तारीख में ट्रंप कहते हैं हमने 33 अरब डॉलर दिए हैं, हमने अरबों डॉलर दिए हैं। पाकिस्तान की अपनी शिकायत है कि जब अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, जब चाहता है पाकिस्तान को छोड़ जाता है अमेरिका। तो ये पैरेलल पाकिस्तान की शिकायत, पाकिस्तान की तवक्कुआत अपनी जगह पे, अमेरिका के अपने जो दावे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कम से कम हमारी जैसी इकानमी को, हमारे जैसी इकानमी के लीडर्स को इस तरह की भड़के नहीं मारनी चाहिए। चीमा साहब, आप भी समझते हैं ये भड़के हैं, हकायक को मद्देनजर नहीं रखा वजीर आजम ने? देखिए, इसमें जवाब भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, आपके वजीर आजम बढ़के मारना चाहते हैं तो मार लें, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान उसका ये है कि ये मौका था अमेरिका से डिविडेंड्स लेने का, यूरोप से डिविडेंड्स लेने का। हमने यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। आज मैक्सिमम फायदा लेना था, आज हम उनसे कुटी करके बैठ गए। आज हम फ्रांस को, दुनिया को कहते हैं, आप जनाब इस्लामोफोबिया पे लेक्चर देते हैं दुनिया को। वो कहते हैं आपको क्या चाहिए, आपको जीएसपी प्लस स्टेटस चाहिए। अगले दिन फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हुए थे ब्रसल, उन्होंने कहा जनाब, अब आपको पता है ना हमारे पास दो ही तो बातें होती हैं करने वाली, एक अफगानिस्तान, दूसरा कश्मीर। हमारे पास ट्रेड, बिजनेस इंगेजमेंट, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, बाकी चीजों में तो हम कोई नहीं है। हम जब जाते हैं आगे रखते हैं अफगानिस्तान और कश्मीर और भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं कोई नई कहानी सुनाए। ये तो 45 साल से एक्टिव मसले हैं। इंडिया का मसला 75 साल पुराना है। और ये तो हमें क्या करना था, हमें तो अमेरिका से फायदे लेने थे। अभी
हम उनको जो वो है वो आंखें दिखा रहे हैं, आप आंखें जरूर दिखाएं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी पब्लिक ना हो ये, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान ये होगा कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी इकोनॉमी देखें, आपकी एक्सपोर्ट या तो ईयू जाती है, यूरोप पाकिस्तान का सेकंड बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अमेरिका शायद पहला है, सारा तो कुछ वहां से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आपकी रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस और आपकी जहां से रेमिटेंस आ रही है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, और जहां एक्सपोर्ट जा रही है वो वेस्टर्न ममालिक हैं, दोनों को नाराज करके बैठे हुए हैं। ओआईसी हमारी कश्मीर पे नहीं सुनती और वेस्ट जो है वो भी नहीं सुन रहा। हमें अगर या तो आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो तो आप जिसको मर्जी तड़ियां लगाएं, अगर तो आपकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जा रही है, और अमेरिका अफगानिस्तान जाके वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बातें कर रहा है, क्यों बाइडन कॉल नहीं कर रहा? बिकॉज उसकी बड़ी अहम वजह है, पाकिस्तान सिक्योरिटी के अलावा क्या बेच रहा है उनको। जब इमरान खान साहब गए थे ट्रंप से मिलने तो वहां पे एक बात हुई थी, हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो मुझे बताएं कि जब ट्रंप साहब से वापस मिल के आए तो आके इन्होंने फिर क्या किया, कितनी ट्रेड ऊपर गई? उस वक्त के बाद तो किसी ने फॉलो अप किया? बताए हमें कि वाकई ट्रेड की बात, दूसरा फॉरेन मिनिस्टर साहब बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की, मुझे बताए ना कहां जाके जियो इकोनॉमिक्स की बात की है? सिर्फ लफ्जों से ये कह देना कि अब पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स के पे आएगा, हम जियो स्ट्रेटेजिक से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब जहां जाते हैं बात तो जियो स्ट्रेटेजिक की होती है, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की होती है, जियो इकोनॉमिक की। हमें दुनिया को अपना केस सेल करना है। तो जो पुराने इत्तेहादी थे, देखिए आज सऊदी अरब जो है वो किस तरह रिफॉर्म कर रहा है। वो जो जिनको हम कहते थे यार ये तो देखो अरब है, ये तो तब्दील ही नहीं हो सकते, ये तो डेजर्ट्स में रहते थे और देखो सहराओं में और ऊंटों पे रहते थे, आज वो किस तरह 180 डिग्री पे शिफ्ट मार गए हैं। और हम देखें हमारा मैसेजिंग क्या जा रही है कि यार ये देखो सियालकोट में जिंदा लोग जला देते हैं। और उससे पहले क्या हुआ था, आखिरी बात, उससे पहले ये हुआ था कि जो कुछ एक मजहबी जमात के लोगों ने यहाँ पे पुलिस वालों को शहीद कर दिया, तो उन पुलिस वालों के शहादत का किसके ऊपर मुकदमा बना था? जब स्टेट अपना केस नहीं लड़ पड़ती, जब लोगों के जो हकूक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। आपको पता है ये जो यूएस सेनेट आज की डॉन की रिपोर्ट है कि ये जो सियालकोट वाकया हुआ उसके बाद जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो चुपके आते हैं और चले जाते हैं, और ये जो यूएस के सेनेटर 4 आए हुए थे, ये भी जब गए हैं तो इनकी खबर लगी है कि ये वजीर आजम से मिले हैं, ये आर्मी चीफ से मिले हैं। सो द सिचुएशन इज कि आपने अपने इंटरनल देखना हो क्या रहा है। इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ बढ़के मारने से, और एक बड़ा नुकसान होने वाला है। 2023 का जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी इंडिया पे लड़ने वाले हैं। इसके लिए जेहन में रखिएगा, ये ना हो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो। हमारे लोग एब्सोल्युटली नो को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़ा फख्र महसूस कर रहा है, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और कॉस्ट भी हो सकती है। सलमान आबिद साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस तरह के बयानात की कॉस्ट होगी? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अहम इत्तेहादी रहा है, खासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। अब मेरे दोनों दोस्त जरा बता दें कि अमेरिका ने उस पूरी प्राइस के ऊपर हमें क्या पे किया है। यानी मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान उनका अहम अलाई है और पाकिस्तान के ऊपर एक जो दहशतगर्दी का इल्जामात है वो भी मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान के तनाजुर में जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया अमेरिका को, और जिस तरह से वहाँ पर अपना रोल प्ले किया, तो हाँ उसका भी अपने कोई इस तरह से बड़ा सपोर्ट नहीं मिल सकी है। तो इस वक्त देखिए बुनियादी तौर पे हमारे दोनों दोस्तों को समझना चाहिए कि बुनियादी लड़ाई जो है अमेरिका का है, और इस दरमियान एक दुविधा पैदा हो रही है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना या अमेरिका से किस तरह से तवाज़ुन को बरकरार रखे और किस हद तक आगे जा सकता है। इसलिए पाकिस्तानी क़यादत के अंदर सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अमेरिका के रोल के बारे में बड़ी सीरियस रिजर्वेशन पाई जाती है। और ये मत समझिए कि जो कुछ फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पे कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी अमल दखल है और उन्हीं की मर्जी से मामलात जो है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि जो अभी जमहूरी समिट था उसमें अगर पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की तो ये इमरान खान का जाती फैसला तो बड़ा मासूमाना तज़किया होगा। अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान की ज़हनी असरा है तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। कुछ चीज़ों के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बड़े सीरियस कंसर्न है, खासतौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और फिर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए मुझे लगता है कि जिस मामला को अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम अमेरिका के हम दोबारा हमनवा बन जाएं और चाइना से अपने आप को जरा साइड कर लें और अमेरिकन कॉलोनी का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि हम चाइना के साथ अपने आप को खड़ा करें
रशिया के साथ खड़ा करें, दूसरे कैंप में जाने की बात करें, या फिर तीसरा रास्ता यह है कि हम इसमें कोई बैलेंसिंग क्रिएट करें। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब एग्रेशन में है वो बुनियादी तौर पे एक ओवरऑल एटीट्यूड है। अब आप मुझे बताइए, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है FATF में, यानी बरतानिया उसके अंदर कहीं नहीं आता, हिंदुस्तान उसके अंदर कहीं नहीं आता, जिन जिन मुल्कों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है वहां नहीं आता। तो ये कोई FATF जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, IMF एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इसलिए जब पाकिस्तान अमेरिका को रेजिस्ट कर रहा है तो इसकी प्राइस तो पे करनी करनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तानी जो मेजर डिसीजन मेकर है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, पॉलिटिकल क्लास भी शामिल है, उनकी बाहमी रजामंदी के साथ ही मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको महज इमरान खान तक, अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि सारे मामला में महज इमरान खान फैसले कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तरीका नहीं होगा। ठीक, अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में अपना पुराना वोट बैंक बहाल होने के हवाले से काफ़ी पुरुमीद है। ब्रेक के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब में अक्सरियत साबित करके दिखाएगी। पुराना वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहाल होना पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में और वफाक में हुकूमत होने के बावजूद भी क्या आसान होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जितना पॉलिटिकली काम करवाया जा रहा है, जितना अवाम में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर PP पंजाब से क्या दोबारा वोट बैंक बहाल करवा सकेगी? पराता साहब, ये जो बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, ये सूरत हाल में आपको भी दीवाने का ख्वाब लगता है? ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि पंजाब में खास तौर पर जीतने के लिए पॉपुलैरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंट हैं सीटें निकालने के लिए। मसलन जितने पीपल्स पार्टी के पास इलेक्टेबल्स थे वो तो पिछले 5-7 साल में निकल गए जी। 32,000 वोट लाहौर में अभी पड़ा। शायद ये इनकरेजिंग पीपल्स पार्टी को फील हो रहा है, लेकिन उसके लिए ट्रांसलेट इनटू विक्ट्री जो है, इसकी ट्रांसलेशन इनटू विक्ट्री, अभी वो मरला बहुत दूर है। खानेवाल में इलेक्शन होने वाला है, बाय इलेक्शन 16 तारीख को। अगर आप रोड्स पर बैनर्स और झंडे लगा के आप समझें कि आप सीट भी जीत जाएंगे, तो आपकी मेहनत अपनी जगह पर, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन पे अभी मज़ीद जोर देने की, नज़र रखने की ज़रूरत है। जो पुराने साथी छोड़ के पीपल्स पार्टी को चले गए उनको वापस लाया जाए। फिर कहाँ लाहौर में आकर बैरियर टाउन में बैठ के ये दावा करना कि हम पंजाब ले जाएंगे। पंजाब में हाँ, अलबत्ता जो ग्रुप्स अभी विद इन PTI बने हुए हैं, जो छोड़ना चाहते हैं या छोड़ना नहीं चाहते तो नाराज़ हैं, अगर आप उनको मिलाएं ख़ास तौर पर नॉर्थ पंजाब में और साउथ पंजाब में, तो कम से कम फिर तो बन सकती है बात। लेकिन एट द मोमेंट जो चेस बोर्ड है, इस पे तो अभी आपके पास उम्मीदवार नहीं है। चलें वोटर अगर 4 निकल आए कहीं से, तो आपके पास तो जीतने वाले कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। तो बात वही है कि जो हम अमेरिका के खिलाफ बड़के मार रहे हैं, जैसे अभी आपके एक और मेहमान खुद मार रहे थे बड़के, चीमा साहब उसका बेहतर जवाब दे देंगे। लेकिन यह है कि खाली बड़के मारने से तो पंजाब जीत नहीं सकता ना। पंजाब में मेहनत करना पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने रूठे हुए साथियों को मनाना पड़ेगा। जो दूसरी पार्टियों में गए लेकिन वहाँ भी वो खामोश हैं। बहुत सारे इन पीपल्स पार्टी वाले लोग चले गए। राजा रियाज तो कभी कभी बोल लेते हैं, बाकी नहीं बोलते। तो ये अगर मेहनत होगी, वक्त है अभी, उनको वापस लाएं, अच्छे ग्रुप्स को रीच आउट करें, तब जाके मुमकिन होगा। सलमान आबिद साहब, पराचा साहब ने यकीनी तौर पर आपके पिछले जवाब से भी इत्तेफाक नहीं किया, और आपके लिए एक और सवाल भी रखता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पंजाब को अब फतह कर लेंगे, पंजाब से बरतरी साबित कर लेंगे। इतना आसान है? बड़के मार देने सब हो जाएगा, जैसे पराचा साहब ने कहा? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं शमी का शिकार हो चुके हैं NA-133 के इंतखाब के बाद। यहाँ PTI मैदान में नहीं थी। पंजाब में तो इस वक्त जो मुकाबला है
वो 1-1 है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान। इसमें पीएमएलएन को बरतरी भी हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे नंबर पे वहां पे जो कुव्वत उतरी है वो तहरीक लब्बैक की है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी जो पाकिस्तान पंजाब की जो सियासत है उसमें कोई बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। अलबत्ता साउथ पंजाब के अंदर वो कुछ इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो बहुत अर्ली स्टेज होगी कि उनके बारे में कहा जाए कि वो जो साउथ के इलेक्टेबल्स हैं वो कहाँ जाते हैं। यकीनी तौर पे जब जो इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ इशारे मिलेंगे, जैसे वो हमेशा सियासत करते हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर पंजाब में कोई हिस्सा निकालना चाहती है तो उसका इन्हिसार भी उन्होंने अपने आप को अपनी जमात पे नहीं किया हुआ, ना अपने वोटरों पे किया हुआ। एस्टैब्लिशमेंट पे उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो लेट्स सी कि जब 2023 के इंतखाबात होंगे तो उस वक्त के जो डायनामिक्स उभरेंगे उसमें कितना पड़ा जो है पीपल्स पार्टी के में पड़ता है जो इलेक्टेबल्स की बात की जा रही है। तो ये देखना होगा, अभी तो प्री मेच्योर है हम ये कह सकें कि पीपल्स पार्टी अभी। लेकिन ये जो भी राजा साहब ने कहा है, खानेवाल का जो इलेक्शन होने जा रहा है 16 को, वहाँ 4 जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक है। हमें अंदाजा हो जाएगा इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो कितने नंबर पर आती है। तो इससे अभी मैं समझता हूँ कि बहुत अर्ली स्टेज है। बाकी जरदारी साहब बादशाह आदमी है, वो कह सकते हैं कि पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, वो हमेशा से ही पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कि 88 के बाद जो है पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में की सियासत में इतनी अहम नहीं रही है। लेकिन अगर वो अपने आप को लेके आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ जोड़ तोड़ ही करना पड़ेगा। तो इस वक्त वोटरों की सतह पे कोई डेप्थ नहीं है कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो है वो अगले 1.5 साल में अगर आपको कुछ नजर आ जाए, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता। चीमा साहब, बहुत ज़्यादा मुतमईन बिलावल भुट्टो नज़र नहीं आ रहे अपने पुराने वोट बैंक को बहाल करवाने के हवाले से। जो बयानात हैं उससे लग रहा है वो काफ़ी रिलैक्स है, कहीं से कोई इशारा तो नहीं मिलता नजर आ रहा। देखिए, पीपल्स पार्टी को तो बड़े इशारे हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी समझ रही है कि हम शायद गवर्नमेंट बनाएंगे किसी न किसी तरीके पे, या वो समझते हैं कि ठीक है 2013 से 18 नून लीग का था, ये पीटीआई का, तो अल्टीमेटली ये साइकिल वापस हमें लेके आएगा। मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन हो भी सकती है। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई है वो समझती है कि पंजाब में जाने की जरूरत नहीं है, हम साउथ पंजाब में से कुछ चीजें खींच लेंगे, जहांगीर तरीन हमें सपोर्ट शायद कर देगा, हालात आइंदा दिनों में ऐसे बनेंगे तो शायद कुछ कोalition साथ मिल जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान हाथ बटा देंगे, कोई एएनपी कुछ कर लेगी, जिस तरह 2008 से 13 उन्होंने कुछ किया था। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये लगता है कि जो बड़ा नुकसान वैसे पीपल्स पार्टी ने अपना भी किया और मुल्क में जमहूरियत का किया है कि वो ये है कि वो उन्होंने सिर्फ अपने आप को जो सिंध तक महदूद कर लिया है, क्योंकि और पीएमएलएन सिंध में नहीं जाती। ये जो बड़ी दो सियासी जमातों का अपनी कंफर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर ना निकलना, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनको ये आपस में मुकमका कर लेते हैं, बेशक ऑपोजिशन में होते हैं या हुकूमत में होते हैं। पीएमएलएन कब जाती है कराची या सिंध के अंदर, इवन के पीटीआई भी नहीं जाती। वो जो एमकेएम की सीटें छूटी हुई थी अर्बन सेंटर, वो इनको मिल गई। लगता ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी उम्मीद से है, जिस तरह के ये जीबी में भी उम्मीद थी इनको आगे ये जीत जाएंगे, और शायद अभी नून लीग ने जिस तरह परफॉर्म किया या इमरान खान जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लोग दोबारा इस पोजीशन में आ जाएंगे, हाँ यार हम भी इलेक्शन जीत जाएंगे, शायद पीटीआई को पीपल्स पार्टी को वापस लाया जाए। लेकिन पंजाब में तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, ना ही लोगों का। पंजाब में तो पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन मुकाबला होना चाहिए। ठीक, कमर चीमा साहब, शौकत पराचा साहब, सलमान आबिद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये दावा करना कि पीपी पंजाब से बरतरी साबित करेगी, ये सिर्फ बयानात की हद तक ही अच्छा लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।